ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2। वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, सो द अर्लीस्ट पीपल, अभी ये जो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, हंटिंग गैदरिंग और ग्रोइंग फूड के बारे में। ठीक है, तो हंटिंग गैदरिंग क्या होता है, मैंने आपको समझाया अभी कि हंटिंग गैदर्स क्या होता है। हंटिंग मीन्स खोजना और गैदर्स मीन्स मिलना। ओके, एंड ग्रोइंग फूड, फूड के लिए बताया गया है कैसे उन्होंने, हमारे जो मनुष्य थे, पूर्वज थे हमारे जो पहले के ज़माने में, वो कैसे फूड को ग्रो करते थे। ठीक है, उसके बारे में। तो द अर्लीस्ट पीपल के बारे में बात हो रही है। वाई वर दे ऑन द मूव, उन्होंने मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन क्यों करते थे। हंटर गैदरर्स तो मीन्स यही होता है ना, हंटर गैदरर्स का मीन सबसे ये है ज़्यादा कि लोग एकजुट होते थे, इकट्ठा होते थे और जंगलों में जाकर क्या करते थे, खाने की खोज करते थे। ओके, तो अर्लीस्ट पीपल ऑन द सब कॉन्टिनेंट लिव्ड अबाउट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए 100 ईयर्स की भी बात हो गई और 1000 ईयर्स की भी, अब 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात होगी इसमें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, हंटर गैदरर्स। ओके, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and bird, gathered fruits, nuts, seed, leaves, sticks and eggs. ओके, सो उन्होंने क्या क्या हंट कर लिया था, अब मीन्स उन्होंने क्या क्या खोज लिया था। वाइल्ड एनिमल्स तो ऑब्वियस सी बात है कि होते हैं, क्यों, क्योंकि जंगल है। कॉट फिश, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी के, नदियों के किनारे रहते थे तो इसलिए वो मछलियाँ भी पकड़ते थे। और पक्षियों की भी उन्होंने खोज कर ली। और फ्रूट्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पेड़ लगे होते थे तो फ्रूट्स मिल जाते थे। रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टिक्स एंड एग्स। तो हंटर गैदरर्स करके उन्होंने इन सब चीज़ों को जान लिया कि ये कैसे होता है, क्या होता है। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो ऐसे ही धीरे धीरे करके प्लेस टू प्लेस मूव करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ओके, वाई, पर क्यों, तो इसके अब हम रीज़न पढ़ेंगे। तो रीज़न क्या है, रीज़न फॉर द मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर्स। फर्स्ट रीज़न इज, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से, stayed at one place for a long time. Okay, stayed at one place for a long time, एक ही जगह पे काफ़ी समय तक रहने से क्या होता था, they would have eaten up all the available plant and animal resources। अब क्या होता था कि जैसे वो जहाँ एक जगह पे रहते थे तो एक जगह पे रहने से उन्हें ये हो जाता था कि एनिमल रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाते थे। क्यों ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि एनिमल भी भाग जाते थे। ठीक है, और वहाँ के आसपास के प्लांट्स में से जो भी फूड है, ट्री के जो भी फ्रूट्स हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ पर रहते थे ना। और मौसम भी चेंज होता रहता था, जिस वजह से फ्रूट्स तो अपने वेदर के अकॉर्डिंग आते हैं, इसलिए। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, करेक्ट, एक बार मैं फिर इसको करेक्ट कर देती हूँ कि स्टेड एट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पर रहने से क्या होता था कि उनका जो खाने के लिए जो भी अवेलेबल होता था वो ख़त्म हो जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल भी प्लेस टू प्लेस से क्या करते थे, एनिमल भी पलायन कर लेते थे। क्यों, दोज हु हंटेड देम हैड अ फॉलो देयर मूवमेंट। क्या होता था कि लोग खा लेते थे एनिमल्स को भी पता चल जाता था, जैसे कि अब हंटर गैदरर्स से तो बहुत सारा एकजुट होकर लोग जाते थे तो वो भी डर जाते थे और प्लेस टू प्लेस चले जाते थे, जिसकी वजह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, जिसकी वजह से हंटर गैदरर्स ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। एक ही जगह पर रहेंगे, वहाँ के सारे एनिमल्स खा लेंगे या वहाँ के अवेलेबल प्लांट्स खा लेंगे, तो प्लांट्स तो नहीं चल सकते बट एनिमल तो चल सकते। तो एनिमल क्या करते थे कि मूव कर लेते थे प्लेस टू प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लांट्स एंड ट्रीज वेयर फ्रूट एंड इन डिफरेंसेस। अब मैंने आपको बताया प्लांट्स एंड ट्रीज वेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि क्या होता है जब जो फल फूल हैं वो तो एक सीज़न से लगते हैं ना। मैंगो है तो मैंगो अब 12 मंथ्स तो नहीं आ सकता ना, ओनली गर्मी में आपको मिलता है कि नहीं। तो प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट सीज़न में
डिफरेंट फ्रूट्स देते हैं, अब कुछ फ्रूट्स नहीं भी देते हैं क्योंकि वो अपने सीज़न से आते हैं, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग लोग मूवमेंट कर लेते थे। अब जैसे कि मैंगो का सीज़न गया तो किसी और फ्रूट का सीज़न आता है तो लोग उस पे चले जाते थे, ठीक है। इसलिए भी मूवमेंट ज़रूरी हो गया था क्योंकि फ्रूट्स भी नहीं होते थे, तो फिर खाने के लिए मेन चीज़ जो था उनका खाना, और खाने की वजह से वो जीवन यापन कर पाते थे, ठीक है। अब हमारा 4th पॉइंट क्या है, मूवमेंट ड्यू टू द वाटर रिक्वायरमेंट। अब ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर, और वाटर सर्वाइव करने के लिए उन्हें काफ़ी जगहों पे भटकना पड़ता था। रिवर एंड लेक्स, ठीक है। पेरेनियल की स्पेलिंग आपको बिल्कुल रखनी है याद करके, बिकॉज ये काफ़ी टाइम रॉन्ग हो जाती है, ओके। और ये 2 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इसे याद रखें। पेरेनियल एंड सीजनल, रिवर एंड लेक्स के बारे में बताया गया है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, ठीक है। तो ड्राई सीजन्स के टाइम पे क्या हो जाता था, अब ड्राई सीजन्स मतलब क्या, समर में क्या होता है कि गर्मियों की वजह से काफ़ी जगह पे सूख जाता है, काफ़ी जगह पे ड्राई हो जाते हैं, काफ़ी तालाब जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं, और रेनी सीज़न के टाइम पे भरते हैं। तो विंटर एंड समर के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, अब इनके बारे में कैसे पता चला, किसने जाना, तो उसके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पुराने मनुष्य थे कैसे हमने उनके बारे में जाना और किस प्रकार से पता लगा, और ये सब पता लगाने वालों को मतलब क्या कहते हैं, एक नाम होता है, तो उसका क्या नाम होता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। फाउंड सम ऑफ थिंग दैट हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, क्या हुआ था कि हंटर गैदरर्स के टाइम पे मतलब जो हड्डियाँ मिली हैं, जो चीज़ें मिली हैं उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली, मतलब खाने के लिए वो यूज़ करते थे ना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली जिससे पता लगाया गया कि वो कैसे रहते थे। तो टूल्स ऑफ स्टोन्स मिले हैं, वुड एंड बोन मिली है, अब लकड़ियाँ तो ठीक है और स्टोन्स भी ठीक है, तो वो कैसे टूल्स, वो टूल्स मिले लकड़ियों के, सिर्फ लकड़ियाँ नहीं मिली, उसके टूल्स मिले, उन्होंने टूल्स के जैसे बनाया। हड्डियाँ मिली, हड्डियों को भी उन्होंने टूल्स के जैसे बनाया, मतलब ठोकने के लिए, काटने के लिए और उसको चीरने के लिए अलग से चीज़, मतलब जैसे वो जानवर खाते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने पहले वो कच्चा खाते थे, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे उन्होंने आग जलाना सीखी, फिर उन्होंने आग पे खाना सीखा, है ना। तो वाई यूज टू कट एंड मीट एंड बोन स्क्रैप बार्क फ्रॉम टीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। अब वो जैसे हम फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इस टाइप, इससे हमें ये पता चल रहा है मेन अभी कि क्या रिसोर्सेज थे, किस चीज़ से वो उसको खाते थे, मतलब वो ऐसे नहीं थे कि जैसे उठाया और खा लिया, उन्होंने धीरे धीरे, वैसे तो पहले वो खाते थे वैसे, बट टूल्स ऑफ स्टोन्स, धीरे धीरे उन्होंने स्टोन मतलब पत्थर से उन्होंने और लकड़ी से, हड्डियों से कुछ टूल्स बनाए, कुछ हथियार बनाए, उस हथियार से उन्होंने धीरे धीरे उनको काट के खाना स्टार्ट किया, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने स्किन्स को निकाला, जैसे कांटे होते हैं कुछ जानवरों के शरीर में, तो उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को समझा, उस हिसाब से फिर आगे आगे किया। तो इन सब चीज़ों को जो फाइंड करता है, इन सब चीज़ों को जो फाइंड करता है कि कैसे क्या करते थे वो लोग, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आर्कियोलॉजिस्ट। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं और वो पॉइंट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे वो चूज़ करते थे प्लेसेस को। अभी हम देखेंगे इसमें कि कौन सी जगहों पे वो रहते थे और ये कैसे पता लगाया गया। साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। क्या होता था कि हंटर गैदरर्स की वजह से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि एक बॉडी मिलने से कुछ पता नहीं चलता, बट काफ़ी सारी बॉडीज़ या बोन्स उनकी मिली हैं, तो उस चीज़ से काफ़ी चीज़ें पता चली। तो उसी चीज़ को आप भी एनालाइज़ करो मन में, बाकी मैं आपको समझा रही हूँ। तो वहाँ पे हमने एनालाइज़ किया और अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल दिया है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, और सबसे ज़्यादा जो आपकी लोकेशन मिली हैं वो कहाँ पे मिली है, वाटर के पास, जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होते थे वहाँ पे मिली हैं, जहाँ पे लेक्स थे वहाँ पे मिली हैं, है ना। तो क्यों तो क्यों का तो आंसर आपको सबको पता है। ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, पानी, और पानी के पास सबसे ज़्यादा लोग रहते थे, है ना। तो इस वजह से क्या मिला,
पानी के पास सबसे ज़्यादा चीज़ें लोकेट की गई, क्योंकि उस हिसाब से पता चला। और अब हम पढ़ने वाले हैं केव्स के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे हम इस पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। वाई, क्वेश्चन है वाई। मैंने बोला था एनालाइज करो आप लोग, तो अब एनालाइज आपने कर लिया है। पीपल फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल। देखो, पहले के मनुष्य भी थे, बहुत ही तेज़ दिमाग के होते थे, वो भी धीरे धीरे उनका जो दिमाग डेवलप हुआ तो उनका भी दिमाग तेज होता गया, ठीक है। तो पीपल फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल। गुड क्वालिटी स्टोन, उन्हें भी अच्छी क्वालिटी के स्टोन चाहिए होते थे, जिसकी वजह से, और वो ईजीली मिल जाते थे वहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने ऐसे ही फाइंड किया है धीरे धीरे चीज़ों को, है ना। तो पीपल चूज़ रॉक एंड केव। सबसे ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ की शेल्टर, मतलब रॉक्स, पत्थर की और गुफाओं को ढूंढा, शेल्टर्स ढूंढे, केव शेल्टर्स, है ना, एज अ प्लेस टू लिव इन। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। भीमबेटका कहाँ पे फाइंड किया गया है? अभी तक हमने पढ़ा कि जंगल में जाते थे, रहते थे, ये चीज़ें हमने फाइंड की, बट हमें ये नहीं पता था ना कि एक कोई प्लेस, हमें आज तक पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेस है। तो अब इसमें आपको पता चलेगा कि क्या प्लेस है, और ये है प्लेस का नाम है भीमबेटका। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो ध्यान से आप लोग सुनो इसको, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भीमबेटका अभी प्रेजेंट टाइम में पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ पे है, तो कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगहों पे गुफाएं हैं, और कैसी गुफाएं? वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, गोले टाइप के पत्थर, उनकी बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं। तो पीपल चूज़ दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। जैसे कि अब हम भी हैं, नॉर्मल इंसान भी है, जो वो क्या बोलते हैं, कहाँ पे रहेगा? घर में तो रहता है ना, घर में रहता है। तो क्यों रहता है? किस चीज़ से बचने के लिए रहता है? बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवा से, तूफान से बचने के लिए। ऐसे ही हमारे पुराने ज़माने के लोग रहते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू दी नर्मदा वैली, और पास में ही क्या है? नर्मदा वैली है। तो कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव इन? आप सोच सकते हो क्यों यहाँ पे लोग रह सकते हैं, आप ज़रूर सोचना, ठीक है। बट आपको अच्छे से पता है कि लोग क्यों यहाँ रहते होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि वो भी धूप, धूल, तूफ़ान और गर्मी से राहत पाने के लिए उन जगहों पे रहते थे, और बारिश से, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। भीमबेटका कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में है, और इस शेल्टर को फाइंड किया गया है। यहाँ पे शेल्टर्स फाइंड की गई हैं, कुछ चीज़ों से पता चल रहा है कि यहाँ पे लोग रहते थे, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंडिंग अबाउट फायर। अब ऑल अबाउट हमें फायर के बारे में बात करनी है। कैसे फायर? क्योंकि उन्होंने पहले तो कच्चा जैसे भी खा लेते थे, फ्रूट्स ऐसे ही खाते थे, धीरे धीरे कच्चा खा लेते थे। फिर उसके बाद उन्होंने किसकी खोज की है? आग की खोज की है। ट्रेसेस ऑफ एश मतलब राख, ठीक है ना, हैव बीन फाउंड हियर। वहाँ पे ऐश फायर भी मिली है। पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। वो धीरे धीरे फेमिलियर हो गए, क्योंकि वो अच्छे से जलाना सीख गए थे, है ना। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली हैं, रिमेन रही, कि हम उन चीज़ों तक पहुँच पाए कि मनुष्यों ने, पहले के मनुष्यों ने आग की खोज की, और वो कैसे रहते थे, उस टाइप की सब चीज़ों से हम पता कर पाए, ओके। सो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग कॉल्ड पॉट्स, बिल्डिंग्स एंड वर फाउंड। दिस वेर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, buried under the earth, or sometimes underwater. You will learn more about different sites in later chapters. क्या है कि ये जो चीज़ें हैं आगे के चैप्टर्स में हम बहुत ज़्यादा इसके ऑल अबाउट में डिटेल से जानेंगे, है ना। ये अभी छोटी छोटी सी डिटेल्स आपको दे दी गई हैं इसमें, कि कैसे उन्होंने आग की खोज की और क्या क्या उन्होंने किया। तो चीज़ें काफ़ी जगहों से, गुफाओं से भी चीज़ें मिली हुई हैं, और ज़्यादातर मैंने बताया ना, नदियों के किनारे लोग रहते थे, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और इसके बाद हम इस पर धीरे धीरे पहुँचे हैं। तो ये चेंजिंग इन्वायरमेंट, आप जानते हो मौसम आए दिन बदलता रहता है, तो अभी तो ऐसा, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के दी गई है, ठीक है।
अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो अभी काफ़ी टाइम पहले की बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर 12,000 ईयर्स अगो की बात आ गई है अब थोड़ी सी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट की चेंजिंग हुई, शिफ्ट इन रिलेटिव वार्म कंडीशंस, फिर धीरे धीरे वार्म कंडीशन में शिफ्ट हुई, और उसके बाद तो क्या हुआ कि अब हम यहाँ पे ये बताया गया है, क्या बताया गया है, शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशंस। क्या होता था पहले, मतलब क्लाइमेट की चेंजिंग हुई। अब कैसे क्लाइमेट चेंजिंग हुई, क्लाइमेट चेंजिंग कैसे होती है, पहले ठंड, उसके बाद गर्मी, तो धीरे धीरे वार्म कंडीशंस आने लगे, और वार्म कंडीशंस की वजह से क्या होने लगा, धीरे धीरे सनलाइट एक्सपोजर जो पड़ा, तो उसकी वजह से ग्रासलैंड्स बनने लगे, और ग्रासलैंड्स की वजह से क्या हो गया, इनके नंबर इंक्रीज़ हो गए। किसके नंबर इंक्रीज़ हुए, एंटलॉप, गोट, शीप एंड कैटल। तो हंटर गैदर्स के लिए चीज़ें क्या हो गई, आसान होने लगी। क्या आसान होने लगी, क्योंकि जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और उनके खाने का इंतज़ाम, और मनुष्यों के खाने का इंतज़ाम ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये हुआ, दोज हु हंटेड these animals now followed them, learning about their food habit and their breeding seasons. Start thinking about herding and rearing these animals. Fishing also become important. ये 4 पॉइंट्स आपको क्या बता रहे हैं, मैं डिटेल में बताती हूँ आपको कि अब हंटर गैदर्स जो था उनके ग्रुप के लिए तो बहुत अच्छा हुआ ना, कि मीन्स ग्रासलैंड्स बढ़ गए और धीरे धीरे नंबर इंक्रीज़ होने लगे, काफ़ी जानवर बढ़ने लगे, है ना। तो इससे क्या हो गया, फिर उन्होंने एनिमल्स के बारे में जानना शुरू किया, ठीक है। धीरे धीरे उनकी हैबिट्स, क्या खाते हैं वो, कैसे ब्रीडिंग सीजन्स उनका कब पड़ता है, स्टार्टिंग, उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को थिंक किया और आगे बढ़ने लगी, ठीक है। और फिशिंग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज फिशिंग थोड़ा सा पहले भी वो करते थे, तो उनके लिए ये चीज़ सिंपल थी, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मिंग के बारे में बात होगी और हर्डिंग के बारे में। अराउंड द सम टाइम 10,000 BC, सेवरल ग्रेन बागेन्स ग्रासेस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या है कि जब क्लाइमेट चेंजिंग हुई तो आपको मैंने बताया ग्रासलैंड्स बढ़ चुके थे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने मतलब इसके पहले के चैप्टर में आपको पता है कि उन्होंने फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया था, और उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, व्हीट, बार्ले एंड राइस, ये 3 चीज़ें उन्होंने उगाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये तीनों कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्ट दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रीव व्हेन दे रिपेंड। अब इन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को कलेक्ट किया, समझा कि ये कैसे ग्रो होती हैं, कहाँ पे कौन सी मिट्टी किस चीज़ के लिए अच्छी है, ये चीज़ें धीरे धीरे उन्होंने फाइंड करना स्टार्ट कर दी। पीपल स्लोली स्टार्टिंग अट्रैक्टिंग एंड दे टेमिंग एनिमल्स। उन्होंने सारी चीज़ें धीरे धीरे समझना स्टार्ट की और एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करने लगे, मतलब वो पहचानने लगे कि अब एनिमल्स कैसे हमारे पास आएंगे, कैसे हम उन्हें अपने पास रखेंगे, जैसे गाय पालना, ये सब। अभी ये ऑल अबाउट डिटेल्स आगे हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर रही हूँ, ओके। सो नेक्स्ट, द फर्स्ट एनिमल, जो फर्स्ट एनिमल था टू बी टॉम्ड वॉज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। ठीक है, डॉग सबसे ज़्यादा, मतलब पहली बार जो पाला गया वो क्या था, डॉग। दीज एनिमल्स सच एज शीप, ओके, और इन्हीं के जैसे शीप, गोट, कैटल और ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम द ग्रास। क्या था, ग्रासलैंड्स बन चुके थे और एनिमल्स अब धीरे धीरे बढ़ने लगे थे क्योंकि उनके खाने का इंतज़ाम हो गया था। ग्रासलैंड्स की वजह से क्या होता था, ग्रासलैंड मतलब आप समझ गए, दूब, जो हरी घास लगती है, हरी घास लगने लगी धीरे धीरे, तो ये एनिमल्स ज़्यादातर यही चीज़ें खाते, तो इससे वो उनके नंबर भी इंक्रीज़ हो गए। मैंने बताया लास्ट पॉइंट में धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो गया और फिर मनुष्य ने पहचाना कि कैसे पाला जाता है, हाँ, समझा उसको, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से समझा। फिर अभी ये बताते हैं जेंटल इन नेचर्स, हर्डर्स, ओके। सो ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको, ओके। सो जेंटल इन नेचर, हर्डर्स, ओके।
तो अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, अब नेचर जेंटल, ये चीज़ें थोड़ी सी मैं एक बार डिटेल में आपको बताती हूँ क्या हुआ कि अब जैसे मनुष्य पहले रहते थे, मैंने बताया आपको, तो धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़े और हर चीज़ को अच्छा, अब उन्होंने जानवरों को खाना ही नहीं, अब धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि कैसे कैसे बीज को हम डालते हैं, कैसे हम बीज को बो रहे हैं, है ना। उन्होंने धीरे धीरे समझा कि कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये सब बातें इसके ऑल अबाउट में बताई गई है, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो वो सोच रहे हैं कि मतलब आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ कि क्या रीज़न हो सकता है कि ये फर्स्ट एनिमल कैसे बन गया डॉग, डोमेस्टिशियन बनना ना, कि वो पालने वाला हो गया। द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, वही मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे लोग उसे दूसरी नज़र से देखने लगे। जो पहले के मनुष्य थे वो दूसरे नज़र से उसे देखने लगे। पहले वो एनिमल्स को सिर्फ खाने की नज़र से देखते थे, ठीक है। फिर उन्होंने धीरे धीरे समझा कि नहीं, हम इसे पालेंगे तो पालने से क्या क्या फ़ायदा होता है, उस तरीके से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी तरीके से वो डिफरेंट हो गए। वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स वो अलग ही डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ये हो गया कि अब वो जैसे पहले उठाया उन्होंने पौधा, समझ लो कि पौधा उठाया और सीधे खा लिया, ठीक है, बट अब वो ऐसा नहीं करते थे। अब वो धीरे धीरे पौधों को उगाना सीखने लगे। धीरे धीरे वो समझने लगे कि अगर हम ये पौधा उगाएंगे कल को ये पेड़ बनेगा और ये फल देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इम्पैक्ट बताया कि अब वो थोड़े से जेंटल हो गए, यही इस पॉइंट का मीनिंग है, ठीक है। कि जो मनुष्य थे पहले क्या, वो धीरे धीरे जेंटल हो गए, नेचर के लिए समझने लगे उसको कि वो भी एक हमारे जैसा ही एक साथी के हिसाब से उसे समझने लगे और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल्स। अब स्टोरिंग एनिमल्स थोड़ा सा अटपटा है बट आपको समझ आ जाएगा। फार्मिंग ब्रॉड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अभी ये हाउ मतलब पूछ रहे हैं कि फार्मिंग ब्रॉड स्टेबिलिटी, धीरे ये जो फार्मिंग की उन्होंने, फार्मिंग आप समझ गए खेती, तो खेती धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई खेती में, क्योंकि उन्होंने जौ और मैंने क्या बताया था, बार्ले राइस, ठीक है, जौ, गेहूँ और राइस ये उन्होंने उगाना सीख लिया था, ठीक है। तो इट्स एक सम टाइम टू ग्रो, ठीक है। तो ये सम टाइम टू ग्रो, इससे अब उन्हें ये समझ आई बातें कि ये टाइम लेती हैं ये चीज़ें ग्रो करने के लिए, 1 महीने 2 महीने 3 साल 4 साल ऐसी चीज़ें वो समझने लगे कि अब उन्होंने ये सोचा कि धीरे धीरे समझने आ गई उनके बात कि हम अब ये जो प्लांट्स के लिए हम ये बीज डाल रहे हैं तो ये 3 दिन 4 दिन में ऐसे धीरे धीरे इसकी पत्ती आएगी या धीरे धीरे ये बढ़ेगा, उस हिसाब से ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स क्या हैं, अब उनमें समझदारी आ गई थी। प्यूपिल ग्रोइंग, द प्लांट हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाई, अब वो धीरे धीरे एक ही जगह पर रहने लगे, क्यों। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपन, इसलिए रहने लगे क्योंकि वो जो उगाते थे उस चीज़ के लिए वो धीरे धीरे रहने लगे कि अब ये इतने दिनों बाद ये चीज़ें आएंगी, तो वो एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करने लगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग, ये सब उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। पीपल बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, ठीक है। मैंने बताया आपको कि पहले वो पत्ते में पहले तो वो हाथ से ही खाते थे, हाथ में लेके ज़मीनों पे खाते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किस पे खाया, पत्ते पे खाया, और पत्ते का इसमें जिक्र नहीं है बट मैंने बताया आपको। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, क्ले पॉट्स मतलब मिट्टी के पॉट्स बनाए और धीरे धीरे वे बास्केट्स, ठीक है, बास्केट्स बनाई और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड फॉर स्टोरिंग, ठीक है। किस चीज़ के लिए, ये स्टोर करने के लिए, ठीक है। क्या स्टोर करने के लिए, जो उन्होंने गेहूँ चावल धीरे धीरे जिसकी उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की थी, अब वो जब ग्रो हो जाता था क्योंकि वो ज़्यादा समय रहने लगे, अब उन चीज़ों पे ध्यान देने लगे, तो जब वो ग्रो हो जाता था फिर उसको स्टोर करने के लिए इसलिए उन्होंने धीरे धीरे पॉट्स बनाना स्टार्ट किए। तो पॉट किससे बनाए, क्ले से, मिट्टी से पॉट बना बना के उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो भी चीज़ें थी उन्हें स्टोर करने लगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड, ये दे प्रोवाइड मिल्क सोर्स टू फूड, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस डोमेस्टिक एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली
and they provide milk source to food and meat whenever required. अब उन्हें समझ में आने लगा कि कौन सा पशु या कौन से जानवर ऐसे हैं जो हमें फूड दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं और जो मीट के सोर्स बन सकते हैं। वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे और उस हिसाब से उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया और उसी हिसाब से आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फार्मिंग के बारे में डिटेल दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट, अब कैसे उन्होंने फाइंड किया, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे ये चीज़ें पता चली? फूड एविडेंस ऑफ ईजीली फार्मर्स एंड हर्डर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे ये फाइंड किया? अब ये तो हम थोड़ी ना बता सकते कि कैसे उन्होंने खेती की, तो ये भी उन्होंने फाइंड किया। और कैसे फाइंड किया इसके भी कुछ हमें मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया। कहाँ कहाँ पे? सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ वेस्ट के साइड पे रहते थे। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। ओके, प्रेजेंट डे कश्मीर, ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं कि फार्मिंग के जो फार्मिंग के एरियाज़ जो फाउंड किए गए थे वो कौन कौन से थे। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। वन ऑफ द मोस्ट existing finds includes remains of burnt cane। क्या होता है कि अब यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ने कैसे फाइंड किया ये सब। तो साइंटिस्ट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? आइडेंटिफाइड ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, व्हाट वी लर्न फॉर इट। ठीक है, तो उसके अबाउट जैसे साइंटिस्ट को क्या मिला है? ग्रेन्स मिले हैं और बोन्स मिली हैं। तो और बोन्स किसकी थी? डिफरेंट एनिमल्स की। क्या है, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स अभी लुप्त हो चुके हैं, पर वो पुराने ज़माने में काफ़ी होते थे। मतलब जो ये हम बात कर रहे हैं 12,000 मिलियंस ईयर्स अगो, 100 मिलियंस ईयर्स अगो, तो मतलब उस टाइम पे कई और प्रजाति के जानवर होते थे जो अब नहीं पाए जाते हैं। तो उस टाइम साइंटिस्ट ने वो सब फाइंड किए और वो धीरे धीरे उन्होंने उसे लर्न किया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेटल्ड लाइफ का जिक्र होगा क्योंकि ये हंटर गैदरर्स हो गई, उन्होंने फार्मिंग कर ली और आग जलाना भी सीख लिया, हथियार बना लिए। ठीक है, और अब थोड़ा उनके सेटल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दी हुई है। तो कंटिन्यूसली ऑन मूव फार्मिंग, उन्होंने अपनी फार्मिंग पे कंटिन्यू करते रहे फार्मिंग को सेटल्ड लाइफ बनाने के लिए। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस। अब धीरे धीरे जब उन्होंने फार्मिंग किया तो उन्हें ये भी समझ में आने लगा, जैसे उन्होंने स्टोर करना सीख लिया कि चीज़ों को जब उन्होंने स्टोर करना सीख लिया, खाने को उन्होंने ग्रो करना सीख लिया, फार्मिंग अच्छे से सीख ली, जानवरों को पालना सीख लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या सीखा? घर बनाना सीख लिया। हर्ट्स एंड हाउसेस सम साइट्स, तो यही कहाँ पे? पिट हाउसेस, बुर्जहाम। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। हाउसेस डग इनटू ग्राउंड with the steps leading into them। ठीक है, these may have provided shelter in cold weather। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggested depending on the weather people could cook food either indoor and outdoors। कि मैं आपको ये डिटेल में समझाती हूँ। इसके ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये हट्स मिले, मतलब झोपड़ी, पहले तो झोपड़ी बनाना स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो झोपड़ियाँ बनाई, तो झोपड़ियों में उन्हें सामान मिले। क्या सामान मिले हैं? कुकिंग के जो सामान होते हैं, क्योंकि उन्होंने आग जलाना सीख ली थी। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीख ली, फार्मिंग सीख ली। तो उसके बाद उन्होंने गर्मी में रहने के लिए उस हिसाब से घर बनाए। ठीक है, और कुक उस हिसाब से उन्होंने मतलब खाना बनाना सीखा, गर्मी के हिसाब से अलग, ठंडे के हिसाब से अलग, ये चीज़ें वो धीरे धीरे समझने लगे थे। ठीक है, तो स्टोन टुक्स
क्या लिखा हुआ है ये, स्टोन टूक्स आर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम मे साइट्स वेल डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेथोलिक फॉल्स नोन एज नेलिथिक टूल्स। यहाँ पे इस टूल्स के ऑल अबाउट में डिटेल्स हैं, तो हम पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने स्टोन से बनाए थे, टूल्स डैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट्स जो थे जिनका ऑल अबाउट टूल्स के बारे में दिया था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए थे जिससे वो क्या करते थे, जानवरों को काट लेते थे धीरे धीरे। ठीक है, काटने, ठोकने, पीटने सब तरीके के उन्होंने बनाए थे। किससे? हड्डियों से और स्टोन से, एंड कुछ एक और दिया हुआ था। ठीक है, तो उन तीनों चीज़ों से उन्होंने बनाए थे, तो उससे पता चलता है। तो क्या मोटर्स एंड पेस्टीज वेर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। ओके, मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ठीक है, काफ़ी प्रकार के पॉट्स भी मिले हैं यहाँ पे। डिकॉर्डेड, यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स और यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। क्या क्या स्टोरी जो उन्होंने स्टोर किए हैं चीज़ें वो मिली हैं। ठीक है, और यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, और जो उन्होंने पकाने के लिए चीज़ें मतलब रखी थी खाने के लिए, वो भी मिली हैं। ठीक है, अब सेटल्ड पीपल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड। सेटल्ड पीपल बिगन वीविंग क्लोथ बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। अब उन्होंने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? कपड़े पहनना। पहले तो उन्होंने खाने के लिए ढूंढा, समझा। ठीक है, फिर एनिमल्स को समझा उन्होंने। अब सब कुछ बातें हो गई, अब आता है कपड़े। ठीक है, तो कपड़े भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उन्हें ये बातें धीरे धीरे समझ में आई। अब उन्होंने एग्जाम्पल के लिए कॉटन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हाथ से ही बनती थी पहले। जो भी चीज़ें बनती थी, हर चीज़ हाथ से बनती थी। अब है कि मशीनों से ये चीज़ें बनने लगी। तो जो हमारे पहले के पूर्वज थे, उन्होंने हर एक चीज़ को हाथ से बनाया, चीज़ों को समझा और धीरे 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 आगे बढ़े। ठीक है, इसी तरीके से मनुष्य फिर आगे बढ़ता गया और क्या हुआ? मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे थे? सेटल्ड पीपल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया। अब कपड़ों के लिए उन्होंने समझना, मटेरियल्स उन्हें समझ आ गया कि क्या, तो उन्होंने कॉटन से कपड़े बनाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कॉटन दिया, अगर ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नेम्स एंड डेट्स, स्टोन एज वाई। ठीक है, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम डेट वी आर स्टडिंग स्टोन एज। थोड़ा सा स्टोन एज के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल की गई हुई हैं। पैलेथोलिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक है, और इनके बारे में दिया गया ये मतलब कब फाउंड की गई हुई हैं। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो। जो पैलेथोलिक है वो कब का है? 2 मिलियन ईयर अगो। और ये 12,000 बिफोर, राइट, मीन्स बहुत ही ज़्यादा पुराना। और ये हमारा नेलिथोलिक है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लास्ट है शायद, तो यहाँ पे 2700 BC। ठीक है, और ये नेलिथोलिक है जो 10,000 BC। अब पैलेथोलिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैलियो प्लस लिथिक। ओल्ड स्टोन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ओल्ड स्टोन्स। ओके। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम 2 मिलियन ईयर्स अगो। पैलेथोलिक में किसकी बात हुई थी? 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात हुई थी। तो उसके बाद दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो पैलेथोलिक टाइम ये बताया गया है, स्टोन एज बताई गई है, मतलब तो इससे क्या है कि काफ़ी 99% चीज़ों का पता लगता है, ह्यूमन हिस्ट्री पता चलती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मेसोलिथिक पीरियड 12,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये 12,000 ईयर्स और लगभग 10,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ, ये हम थोड़े से बस लास्ट पॉइंट पे ही पहुंच गए हैं, जस्ट अ मिनट। बिगनिंग ऑफ, तो ये आपने देख लिया, इसमें 2 पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, मेसोलिथिक पीरियड एंड
पैलेथोलिक पीरियड, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों को ही कंटिन्यू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिगनिंग ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, थोड़ा सा एनवायरमेंटल के चेंजेस के बारे में दिया गया है, तो इसको हम डिटेल कर लेते हैं। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली माइक्रोलिथ्स, ठीक है, और माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड स्टिकल्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। तो मैंने क्या बताया, क्या है कि पैलेथोलिक पीरियड इस मतलब पुराने समय के स्टोन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और मेसोथोलिक यहाँ पे थे हम, नेलोथोलिक पीरियड, ठीक है। ये नए क्या होता था कि पहले उन्होंने जैसे तैसे लकड़ियों से हथियार बनाए थे, हड्डियों से, बट ये जो हथियार बनाए थे, हथियार मीन्स लाइक चाकू वगैरह उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, चीज़ मतलब बहुत अच्छे से फिर उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। तो ये स्टोन से बनाया, पत्थर से उन्होंने बनाया, बहुत ही अलग तरीके से निर्माण किया। पीरियड आफ्टर 10,000 वॉज नोन एज नेथोलिक, मतलब 10,000 के ईयर्स के बाद का जो पीरियड माना जाता है वो नेलोथोलिक कहलाता है, ठीक है। न्यू स्टोन एज विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स। फिर उस टाइम पे क्या होने लगा, वो धीरे धीरे समझदार हो गए और उन्होंने क्या किया, पॉलिश्ड स्टोन्स, मतलब पॉलिश्ड स्टोन्स, स्टोन को पॉलिश करने लगे और उनसे अच्छे अच्छे नए नए हथियार बनाने लगे। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर 2। थैंक यू क्लास।